एक सुपरस्टार जो करोड़ों लोगों की प्रेरणा था, अचानक एक दिन मृत पाया जाता है। 14 जून 2020 का वो दिन जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये सिर्फ सुसाइड था या इसके पीछे कोई बड़ा सच छुपा हुआ था? आखिर क्यों इस केस में लगातार बयान बदलते रहे? क्यों सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर एसएसआर की सबसे बड़ी मुहिम शुरू हुई? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित और रहस्यमयी मामलों में से एक सुशांत सिंह राजपूत केस की। इस घटना के बाद तुरंत ही कई रहस्यमयी थ्योरीज सामने आने लगी। आखिर क्यों आज भी लाखों लोग ये मानते हैं कि इस केस की पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है? देखिए, कुछ लोगों का मानना था कि ये पूरी तरह से एक प्लान्ड कवर अप था। वहीं कुछ इसे मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन से जुड़ा मामला बताते रहे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर सब कुछ इतना ही साफ था तो इतने सारे विरोधाभास क्यों थे? जो मामला 14 जून 2020 को मुंबई के एक अपार्टमेंट में एक नॉर्मल पुलिस इंक्वायरी से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते देश के सबसे बड़े इन्वेस्टिगेशन में बदल गया। पहले मुंबई पुलिस की शुरुआती जांच, फिर अचानक बिहार पुलिस की एंट्री, और फिर एक-एक करके देश की सबसे बड़ी और टॉप टियर सेंट्रल एजेंसीज सीबीआई, ईडी और एनसीबी भी इस केस से जुड़ गईं। मतलब ये मामला सिर्फ एक मौत की जांच तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड, मीडिया, ड्रग नेटवर्क और हमारे पावर सिस्टम पर एक बहुत बड़ी बहस बन गया। तो चलिए, इस पूरी मिस्ट्री में गहराई से गोता लगाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे घटनाक्रम को 5 अहम हिस्सों में समझेंगे। शुरुआती घटना से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दखल, ड्रग्स एंगल, सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट और आखिर में मीडिया ट्रायल के उस भयानक असर तक। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से। आइए उन शुरुआती दिनों पर नजर डालते हैं जब इस पूरी घटना की नींव पड़ी और 2 अलग-अलग राज्यों की पुलिस के बीच ज्यूरिसडिक्शन यानी अधिकार क्षेत्र को लेकर एक बड़ा टकराव शुरू हो गया। ये पूरा घटनाक्रम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। 14 जून 2020 को मुंबई के बांद्रा में सुशांत का शव मिला। शुरुआत में तो सब कुछ शांत लगा, लेकिन फिर 25 जुलाई को सुशांत के पिता के सिंह ने पटना में एक एफआईआर दर्ज करा दी। और इसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 6 अगस्त को सीबीआई को मामला अपने हाथ में लेना पड़ा और 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियली सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कानूनी विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल मुंबई पुलिस सिर्फ सीआरपीसी की धारा 174 के तहत एक लिमिटेड इंक्वायरी कर रही थी। उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की थी। वहीं दूसरी तरफ पटना पुलिस ने परिवार की शिकायत पर धोखाधड़ी और मानसिक उत्पीड़न की बाकायदा एक क्रिमिनल एफआईआर रजिस्टर कर ली। यानी 2 राज्यों की पुलिस और 2 बिल्कुल अलग लीगल प्रोसेस। और यहीं से आता है हमारा दूसरा हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट का दखल। जब 2 राज्यों की सरकारों और पुलिस के बीच ये पॉलिटिकल और लीगल खींचतान एकदम पीक पर पहुंच गई, तब देश की सबसे बड़ी अदालत को निष्पक्ष न्याय के लिए बीच में आना ही पड़ा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौंपा क्यों? इसके 5 बहुत स्पष्ट कारण दिए गए। पहला, मुंबई पुलिस की जांच काफी लिमिटेड थी। दूसरा, पैसों की हेराफेरी के आरोपों की वजह से पटना पुलिस का अधिकार क्षेत्र बिल्कुल बनता था। तीसरा, 2 राज्य सरकारों के बीच हो रहे इस टकराव में एक न्यूट्रल एजेंसी की सख्त जरूरत थी। चौथा कारण था समानांतर जांच यानी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन से होने वाले कंफ्यूजन को रोकना। और 5वां, परिवार और रिया चक्रवर्ती सहित सभी शामिल पक्षों के लिए एक फेयर ट्रायल सुनिश्चित करना। और इस पूरे लीगल प्रोसेस में एक बहुत अहम बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया। ये एक बहुत ही स्पेशल पावर है जो सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में कंप्लीट जस्टिस या पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आदेश पास करने का अधिकार देती है। कोर्ट का साफ मानना था कि जांच पर लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए ये ऐतिहासिक कदम उठाना एकदम जरूरी था। अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। जैसे जैसे मेन इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, अचानक इस केस ने एक बिल्कुल ही नया और शॉकिंग मोड़ ले लिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में कुछ चैट्स सामने आई और फिर बॉलीवुड के अंदर कथित ड्रग नेक्सस को लेकर एक बिल्कुल अलग जांच शुरू हो गई। इस एंगल के आते ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एनडीपीएस एक्ट की सख्त धाराओं 20, 22, 27 और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की। एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की ट्रैवल हिस्ट्री, पार्टीज और उनके कॉन्टैक्ट्स की बहुत गहरी जांच की और इसका नतीजा ये हुआ कि 8 सितंबर 2020 को रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उन्हें लगभग 1 महीने बाद जमानत मिल गई।
बाद में मई 2021 में सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धांत पिठानी को भी अरेस्ट किया गया। पर यहाँ ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये गिरफ्तारियां मर्डर से नहीं बल्कि ड्रग्स के लेन देन से जुड़ी हुई थी। ये केस जितना सीधा दिखता है ना, असल में उतना है नहीं। हर दिन एक नया एंगल और नई कानूनी धाराएं इस मामले को और भी उलझाती गईं। अगर हम ऐसे ही कॉम्प्लेक्स मामलों का गहराई से और बिल्कुल बिना किसी पक्षपात के विश्लेषण देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस ना हो। चलिए वापस आते हैं। केस का चौथा हिस्सा है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। सालों की लंबी जांच, अनगिनत थियरीज और मीडिया के भारी शोर शराबे के बाद आखिरकार देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने अपने फाइनल नतीजे अदालत के सामने रखे। अब जरा इस फर्क को देखें। शुरुआत में जो आरोप लगे थे वो कितने गंभीर थे। हत्या को छुपाना, अवैध रूप से बंधक बनाना और पैसों की भारी हेराफेरी। लेकिन जो ऑफिशियल जांच के नतीजे आए वो एकदम उल्टे थे। एम्स के फॉरेंसिक मेडिकल बोर्ड ने क्लियर किया कि यह सुसाइड का मामला था और सीबीआई को हत्या, पैसों की चोरी या बंधक बनाने का कोई भी सबूत नहीं मिला। जांच एजेंसी ने रिया चक्रवर्ती को इन सभी आरोपों में पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी। सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट में कुछ बहुत ही टेक्निकल बातें सामने आईं। रिपोर्ट में साफ बताया गया कि 8 जून से 14 जून के बीच रिया और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। 8 जून को जब रिया घर से गईं तो वो अपना खुद का लैपटॉप और घड़ी लेकर गई थीं। और सबसे बड़ी बात, सुशांत के बैंक अकाउंट से पैसों के गलत इस्तेमाल का कोई भी प्रूफ इन्वेस्टिगेटर्स को नहीं मिला। किसी के भी जरिए उकसाने या मर्डर का कोई भी सबूत रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया। तो क्या क्लोजर रिपोर्ट आने का मतलब है कि केस हमेशा के लिए बंद हो गया? लीगल प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। जब सीबीआई मैजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट सौंपती है तो शिकायतकर्ता, जो इस केस में सुशांत का परिवार है, वो एक प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर सकता है। परिवार ने इस रिपोर्ट को सतही और अधूरा बताकर पूरी तरह खारिज कर दिया है। अब ये पूरा फैसला मैजिस्ट्रेट पर टिका है कि वो इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं या आगे की जांच का आदेश देते हैं। इस केस की अगली सुनवाई 20 दिसंबर 2025 को पटना कोर्ट में होनी तय हुई है। अब आते हैं इस केस के सबसे डार्क पहलू पर, जो है इसका 5वां हिस्सा, मीडिया ट्रायल का असर। अदालती फैसलों और जांच से अलग इस एक केस ने पूरे समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया था। ये भारत के इतिहास का शायद सबसे ज्यादा देखा जाने वाला और सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया मीडिया तमाशा बन गया था। 24 घंटे न्यूज कवरेज इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को दखल देना पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मीडिया को अपना पैरेलल ट्रायल नहीं चलाना चाहिए या फैसला आने से पहले ही अपना वर्डिक्ट नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन पर प्रेशर बनता है। इस केस में न्यूज चैनल्स ने कई बार जर्नलिज्म के एकदम बेसिक रूल्स को भी पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि बॉम्बे हाई कोर्ट को मीडिया के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी। कोर्ट ने साफ ऑर्डर दिया कि मीडिया आरोपियों के पुलिस स्टेटमेंट्स ब्रॉडकास्ट न करें, सुसाइड के मामलों में परिवार वालों का इंटरव्यू करने से बचें, विटनेस के बयान न चलाएं और आरोपियों की तस्वीरें छापने से भी दूर रहें, क्योंकि इस तरह के मीडिया ट्रायल से पूरे लीगल प्रोसेस पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सिर्फ कोर्ट ही नहीं बल्कि कई एकेडमिक रिसर्च और स्टडीज ने भी इस कवरेज की कड़ी निंदा की। स्टडीज में साफ बताया गया कि कैसे न्यूज चैनल्स ने 1995 के केबल टीवी एक्ट का खुलेआम वायलेशन किया। एक रिसर्च में तो यहाँ तक कह दिया गया कि जिस तरह से मीडिया ने आरोपी के प्राइवेट वीडियोस और फोटोज लगातार टीवी पर चलाएं, वो एक ऐतिहासिक वर्चुअल मास मोलेस्टेशन यानी आभासी सामूहिक उत्पीड़न जैसा था। ये सच में एक डराने वाली बात है कि कैसे फैक्ट्स की जगह अफवाहों ने ले ली थी। इस पूरी घटना ने हमारे समाज के सामने कई चुभने वाले सवाल खड़े किए हैं। क्या सच में मीडिया ट्रायल सच को बदल कर रख देता है? और इस पूरे शोर शराबे में क्या मेंटल हेल्थ जैसे इतने सीरियस मुद्दे को हमने आज भी नज़रअंदाज नहीं कर दिया है? एक केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, उसके जवाब आज भी कई लोग अपने अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं। क्या ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में सच तक पहुंचना सच में इतना मुश्किल है? शायद कुछ सवालों के जवाब अभी भी अधूरे हैं। ऐसे ही बड़ी घटनाओं और मिस्टीरियस मामलों की पूरी सच्चाई बिल्कुल आसान और निष्पक्ष भाषा में हम लाते रहेंगे। इस केस के बारे में क्या राय है, ये नीचे कमेंट्स में जरूर बताया जा सकता है। आगे और भी ऐसे ही डीप डाइव एक्सप्लेनर देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।